सभी को जय श्री राम। जैसा आप जानते हैं कि 18 मई 2025 को राहु और केतु ने ट्रांजिट किया। लगभग 1.5 साल बाद राहु और केतु का ट्रांजिट होता है। अभी जो राहु का जो ट्रांजिट हुआ है रेट्रो, पहले वो पाइसेस में थे, अब वो जो है राहु एक्वेरियस में आ गए एंड केतु पहले वर्गो में थे और लियो में आ गए। तो जैसा आपको पता है कि जो राहु है वो आ गया एरी साइन में, तो राहु एरी साइन में अच्छा इफेक्ट देता है एंड केतु जो है वो लियो साइन यानी कि 5 साइन में अग्नि तत्व में आ गया। अब यहाँ पर इसका इफेक्ट कैसे कैसे कैलकुलेट होगा, तो देखिए जो ट्रांजिट का इफेक्ट है वो कई प्रकार से देखा जा सकता है। जैसे कि अगर हम लोग वैदिक की बात करें तो वैदिक के अंदर राहु जिस हाउस में गया उस हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं और उनकी किस हाउस पर एस्पेक्ट है, उनको किस प्रकार से अफेक्ट करेगा। मतलब वो जो प्लैनेट है वो जिस जिस हाउस का लॉर्ड आपकी कुंडली में बनेगा वो हाउस को ये एक्टिवेट करता है। राहु केतु का जनरली जो ये ट्रांजिट होता है किसी भी प्लैनेट पर, तो चूंकि राहु और केतु मैलेफिक प्लैनेट है तो इनको हम लोग अच्छा नहीं बोलते, मतलब कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, इन सब बातों पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर वैदिक की बात हो रही है तो आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि कोई भी ट्रांजिट का प्लैनेट आपको कैसा इफेक्ट देगा, सबको बराबर इफेक्ट नहीं देता। आपके हॉरोस्कोप में राहु और केतु की इटसेल्फ पोजीशन क्या है, उनकी खुद की पोजीशन आपके हॉरोस्कोप में क्या है। अगर राहु और केतु की पोजीशन आपके हॉरोस्कोप में अच्छी है तो वो ट्रांजिट के राहु और केतु आपको अच्छे इफेक्ट देंगे। लेकिन आपके हॉरोस्कोप में खराब है तो वो अच्छे इफेक्ट नहीं देते। एक दूसरा, वहां पर आप क्या लगाएंगे, वहां पर सर्वाष्टक लगाना जरूरी है कि जैसे कि राहु का जो ट्रांजिट है वो एक्वेरियस साइन में हुआ। अब एक्वेरियस साइन में सर्वाष्टक में जाके देखे कितने नंबर मिले हुए, अगर 28 से ज्यादा नंबर मिले हुए हैं तो ये अच्छा मानते हैं। और केतु को भी वही सेम बात लियो साइन में देखिए सर्वाष्टक में उसको कितने नंबर मिले हुए, अगर वहां पर भी 28 से ज्यादा नंबर मिले हुए तो ये अच्छी बात है, उसका इफेक्ट अच्छा है, मतलब बुरा इफेक्ट कम होगा और अच्छे इफेक्ट को बढ़ाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी देखा जाता है, अगर हम इसको केपी के अकॉर्डिंग देखें तो राहु एक्वेरियस साइन में जिन जिन नक्षत्र से पार होगा वो नक्षत्र लॉर्ड केपी के अकॉर्डिंग आपके जिस क्रस्पल सब लॉर्ड को रूल कर रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, राहु केतु जिन जिन नक्षत्र से पास होंगे एक्वेरियस एंड लियो साइन में, वो नक्षत्र लॉर्ड आपके केपी चार्ट में किन हाउस के क्रस्पल लॉर्ड हैं, उन क्रस्पल सब लॉर्ड यानी उस क्रस्प के इफेक्ट को एक्टिवेट करता है अकॉर्डिंग टू केपी। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा ना एक्यूरेसी चाहिए, बहुत टाइम करेक्शन चाहिए, इतना टाइम करेक्शन जनरली मिल नहीं पाता है, तो इसलिए इसको आप हॉररी में लगा लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, बट हॉरोस्कोप में इसको यूज करना ठीक नहीं है। थर्ड, क्योंकि जब क्रस्पल सब लॉर्ड की बात आती है तो फिर वहां पर टाइम बहुत एक्यूरेट चाहिए। एंड थर्ड, अगर आप बीएनएन की बात करिए तो बीएनएन के अकॉर्डिंग राहु एक्वेरियस में और केतु लियो में, तो एक्वेरियस साइन में जो प्लैनेट बैठे हैं और उससे ट्राइन में जो प्लैनेट बैठे हैं, मतलब आपके हॉरोस्कोप में थर्ड साइन मींस जेमिनी साइन, लिब्रा साइन एंड यानी कि तुला एंड एक्वेरियस यानी कुंभ में जो जो प्लैनेट बैठे हैं, राहु उन प्लैनेट को पार करेगा तो उन प्लैनेट के इफेक्ट को एक्टिवेट करता है। और जनरली ये बुरा ही एक्टिवेट करता, अच्छा एक्टिवेट नहीं करता। एंड सिमिलरली केतु की अगर आप बात करिए तो केतु लियो साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं। अब लियो साइन से जो ट्राइन में जितने प्लैनेट होंगे यानी कि एरीज साइन मेष राशि, लियो साइन यानी कि सिंह राशि एंड सजिटेरियस साइन यानी धनु राशि में जो प्लैनेट हैं, केतु उन प्लैनेट को एक्टिवेट करता है। जनरली बीएनएन का कॉन्सेप्ट ये है कि केतु अगर मेटल सैटर्न पर ट्रांजिट कर रहा है, कैसे, जैसे मैंने बताया ट्राइन का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, ट्राइन का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। और जैसे कि
केतु का ट्रांजिट है लियो साइन में, तो वर्गो साइन में जो प्लेनेट बैठेगा उसको भी ये थोड़ा सा इम्पैक्ट इस पर भी डालेगा, लेकिन जो ट्राइन में जो प्लेनेट बैठे हैं नेटल चार्ट पे उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। एंड लियो से डायरेक्टली कनेक्टेड मतलब 7th में आ गया आपका एक्वेरियस साइन, तो वहां पे भी जो प्लेनेट बैठेगा फिर उस पर तो राहु का कंट्रोल होगा, केतु का इतना कंट्रोल नहीं होगा। अब जब ये ट्राइन का जो प्लेनेट है वो ज्यादा रोल वहां पे प्ले करता है, उस पर ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो अब यहाँ पे बता रहे थे कि जो केतु है अगर वो आपके नेटल सैटर्न पर आता है, ट्रांजिट करता है, तो आपके जो प्रोफेशन है, बिजनेस है, जॉब है, जनरली जॉब पर ये इम्पैक्ट डालता है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। और केतु डिटैचमेंट का कारक प्लेनेट है, तो व्यक्ति अगर केतु के काम को नहीं कर रहा है, यानी स्पिरिचुअलिटी नहीं है, अकल्ट साइंस में नहीं है, गार्डनिंग नहीं कर रहा है, मेडिटेशन नहीं कर रहा है, तो वो केतु आपके बिजनेस एंड आपके प्रोफेशन यानी जॉब पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। इसलिए ये चीजों को आप एक्टिवेट कर लीजिए आइदर मेडिटेशन के थ्रू, अगर सैटर्न पर केतु का ट्रांजिट हो रहा है तो आपको जरूर ये चाहिए कि आप वहां पे मेडिटेशन, गार्डनिंग और अकल्ट साइंस से जुड़े हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। दूसरा, अगर केतु वीनस पर आपके नेटल चार्ट के वीनस पर ट्रांजिट कर रहा है तो आप अपने फैमिली रिलेशनशिप, स्पेशली रिलेशनशिप यानी स्पाउस के साथ अपने जो उनके संबंध है उन पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही है और वहां पर दशाएं इस प्रकार की चल रही है जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हो, आइदर 6th हाउस से कनेक्टेड दशा हो या 8th हाउस से कनेक्टेड दशा हो या 12th हाउस से कनेक्टेड दशा हो, और केतु का ट्रांजिट आपके नेटल वीनस पर हो रहा है, तो आप मान के चलिए वहां पर भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और अगर कोई कोर्ट केस है रिलेटेड टू आपका मतलब डाइवोर्स का केस चल रहा हो या आप बड़े इस प्रकार के केस लगे हुए हैं, तो वहां पर जो है आपको थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ये पीएनएम के अकॉर्डिंग हुआ। बट आज जो हमारा सारा डिस्कशन है वो डिस्कशन जनरल क्या इसका इम्पैक्ट लोगों पर पड़ेगा उसकी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए राहु तो मैंने पहले बताया एरी साइन के अंदर आया हुआ है, कुंभ राशि में एरी साइन में आया हुआ है, और केतु जो आपका आया हुआ है वो लियो साइन यानी फायरी साइन में आया हुआ है। तो जब हम लोग एक्वेरियस साइन की बात करते हैं तो ये काल पुरुष की कुंडली का 11th हाउस है, जो कि जनता में आंदोलन की प्रवृत्ति बढ़ेगी। बहुत ज्यादा व्यक्ति जो है ना मतलब धरने देने बैठ जाएगा, अब जॉब में भी ये जहाँ पे आपका वर्क प्लेस है वहां पर भी लोग तरह तरह के आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। समानता का अधिकार, बेरोजगारी, डिजिटल फ्रीडम जैसे मुद्दों को लेकर के वो अपना प्रदर्शन करेंगे। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। इस वक्त जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, क्योंकि एआई साइंस से कनेक्ट हो गया ना, ये साइबर जितने भी आपके गवर्नेंस है इनके क्षेत्र में बहुत तेजी से उछाल आएगा, इनके क्षेत्र में बहुत तेजी से उछाल आएगा। अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड है, एआई से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया की कोई कैंपेनिंग करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू अपना बिजनेस करते हैं, नेटवर्किंग मार्केटिंग कर रहे हैं या इस प्रकार से जुड़े हुए हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो ये आपके लिए एक अच्छा समय राहु लेकर के आ रहे हैं। इससे आपको बेनिफिट होगा, मतलब ये कहने का मतलब अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो जिसमें ये कनेक्टेड है तब तो आपके लिए अच्छा है। अगर कनेक्टेड नहीं है और आप कनेक्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना फिर दिक्कत आपको आएगी, वरना फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। तो एआई, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, साथ में साइबर, जो मैंने गवर्नेंस बताया, इसके क्षेत्र में तेजी से प्रोग्रेस होगी। और जो साथ में इसमें कंट्रोवर्सीज भी आएंगी, काफी कंट्रोवर्सी भी बढ़ेगी, क्योंकि राहु है ना वो तो भ्रम फैलाता ही है। ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन और मास साइकोलॉजी मैनिपुलेशन, आपको केस इसके बढ़ते हुए नजर आएंगे। तरह तरह की गलत इंफॉर्मेशन पास करना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये राहु का काम है।
मास साइकोलॉजी जो मैनिपुलेशन है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब अगर केतु की बात करें जो कि लियो साइन में, लियो साइन 5th हाउस से कनेक्टेड है, राज सत्ता की होती है, गवर्नमेंट की होती है, तो सत्ता से जनता का अविश्वास बढ़ेगा, मतलब उसको ज्यादा रूलिंग पार्टी या जो क्या नाम है अपोजिट पार्टीज हैं उन पर ज्यादा विश्वास नहीं होगा। जो निजी नेता लोग हैं, लोकल जो नेता लोग हैं, उनकी छवि भी बड़ी कमजोर होगी, क्योंकि जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी, समझ जाएंगे सब लफाज है, फिर बातें करते काम कोई नहीं करता। ऐसा अविश्वास जनता का सत्ता में आएगा, अविश्वास, विश्वास नहीं अविश्वास। मिलिट्री या प्रशासनिक निर्णय अचानक व गुप्त रूप से लिए जा सकते हैं। मैंने इससे पहले जब ये बात करी थी इंडिया और पाकिस्तान के वॉर की, कब क्या इसका होगा, तो लोग कहते बड़ा लंबा युद्ध होगा, तो मैंने उस वक्त भी कहा था लंबा तो नहीं जाएगा, कुछ ही समय के लिए होगा, लेकिन कोल्ड वॉर चलता रहेगा। उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि कुछ समय बाद यहाँ पर गवर्नमेंट कोई छुपी हुई स्ट्राइक कर सकती है। तो यहाँ पर भी ये चीजें जो राहु केतु का जो ये ट्रांजिट है वो भी इसी बात को इंडिकेट कर रहा है कि मिलिट्री या एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, एडमिन जो भी मतलब प्रशासन के थ्रू जो ऐसे निर्णय होंगे जो अचानक लिए जाएंगे, गुप्त रूप से लिए जा सकते हैं, तो इसमें भी इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस दिखते हैं। अगर हम जनरल जॉब, करियर और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एक्वेरियस में राहु का आना ये बताता है नौकरी के स्वरूप में परिवर्तन होगा। जैसे आप अभी तक जॉब कर रहे थे या अभी तक जो बिजनेस कर रहे थे वो एकदम चेंज आ जाएगा, पुराने लोग हटेंगे, नए लोग आएंगे। किसी भी कंपनी में कंपनी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगी, रिफॉर्म करेगी, एक नए प्लेटफॉर्म पे लेके जाएगी। इसमें जो उसके अकॉर्डिंग सही नहीं होगा उसको एलिमिनेट करेगी। तो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है ये। अगर आप किसी भी ऐसे ट्रेडिशनल जॉब से जुड़े हुए हैं जो बहुत लंबे समय तक आ रहा है, उसमें कोई इनोवेशन नहीं है, नयापन नहीं है, या आपके काम में कोई इनोवेशन नहीं है, तो आप मान के चलिए कि आपके लिए फिर ये खराब समय होगा। तो नहीं है तो क्या करना है कि उसको इंक्लूड कर लेना है अपने में। इनोवेशन आपके काम में होना चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करिए आप, आपके लिए अच्छा रहेगा। ट्रेडिशनल जितने भी वर्क हैं जो अभी भी हाथ पैर से चल ही रहे हैं, बस किसी तरह से काम चल रहे हैं कि एक जगह सीख लिया था उसी को बार बार करें, वहां पे दिक्कत आएगी, वहां पे ये दिक्कत देगा। ट्रेडिशनल वर्क या ट्रेडिशनल नौकरी वाले सेक्टर्स में छटनी के संकेत हैं। कंपनी जो है हटाएगी उनको और किनको लाएगी, न्यू कमर्स को लेके आएगी, ओल्ड को विदा करेगी। न्यू कमर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। फ्रीलांसिंग, हाइब्रिड जॉब्स और एआई ड्रिवन ऑटोमेशन बढ़ेगा। एआई ड्रिवन जितने भी एआई से रिलेटेड वर्क हैं जो उनको ड्राइव कर रहे हैं, इनमें ऑटोमेशन जितनी भी है वो बढ़ेगा। फ्रीलांसिंग बढ़ेगी, आदमी एक जगह की जॉब नहीं करेगा, वो कहेगा कि भाई हम आपका काम कर लेंगे लेकिन आपसे बंध नहीं सकते। राहु ए साइन में ना बंधना नहीं है इससे, आपका काम आपके समय पे हो गया, वो आदमी दो तीन काम एक साथ लेके चलेगा। अब जो ऐसी कंपनीज जो ऐसे एम्प्लॉय को चाहती है, इस कंपनी को नुकसान होगा कि कैसे चाहती है कि भाई हमारे यहाँ काम करो बाकी कहीं ना करो, तो ऐसी कंपनी लॉस हो जाएगी, क्योंकि फ्रीलांसिंग का टाइम आ गया है। तो इसमें कंपनी को भी सोचना पड़ेगा, जो उसके एम्प्लॉय हैं उनको भी सोचना पड़ेगा, उनमें इनोवेशन चाहिए, एआई इंक्लूड करें, टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करें, ट्रेडिशनल वर्क को बंद करें, या ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, सिंपल सी बात समझिए आप। साथ में बता ही दिया मैंने, बोले कि जो इस प्रकार के लोग हैं जो चाहते हैं कि कोई एम्प्लॉय नहीं क्या दिन रात डटा रहे, ऐसे लोगों को जबरदस्त नुकसान होगा और उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा अगर उन्होंने अपने आप को रिफॉर्म नहीं किया, ट्रांसफॉर्म नहीं किया। तो इन कर लेंगे तो सक्सेस भी हो जाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम, आईटी सेक्टर
एरोस्पेस सेक्टर, इनोवेशंस, स्टार्टअप्स एंड एनवायरनमेंट से जुड़ी जितनी भी जॉब्स हैं, इनमें जबरदस्त ग्रोथ देखी जाएगी। आईटी सेक्टर, इनोवेशन सेक्टर, साथ में एरोस्पेस सेक्टर, स्टार्टअप्स और एनवायरनमेंट से जुड़ी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेगी। जो लोग इनसे रिलेटेड हैं उनको ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। लियो साइन में केतु, गवर्नमेंट जॉब, एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेडिशनल लीडरशिप रोल में अनिश्चितता रहेगी, अनसर्टेनिटी रहेगी। गवर्नमेंट जॉब वालों को भी अनसर्टेनिटी नजर आएगी, एडमिन वालों को भी अनसर्टेनिटी नजर आएगी। किसी भी सेक्टर में जो एडमिन है उनको नुकसान होगा, या तो उनका चेंज किया जाएगा, या तो उनके अपना जो भी उनका स्टेटस है उसमें डाउनफॉल आएगा, या उनके रोल में चेंजेस किए जाएंगे। साथ में ट्रेडिशनल लीडरशिप जो अभी तक चली आ रही थी वो खत्म होगी और वहां पे आपको अनसर्टेनिटी नजर आएगी। जैसे केतु 18 में 2025 से ये जो आए हैं इसमें आपको देखने को मिलेगा। जितने भी पुराने लोग हैं, ओल्डर पीपल्स किसी भी कंपनी में, उनकी जॉब पर संकट बढ़ रहा है, लेकिन यंगर जनरेशन के लिए ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। यंगर जनरेशन के लिए ये भी एक अच्छी बात। अगर हम बिजनेस एंड फाइनेंस की बात करें तो जो बिजनेस के सेक्टर है, जो अनकन्वेंशनल बिजनेस मॉडल है, अनकन्वेंशनल जैसे एआई टूल्स, एडटेक, ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ग्रीन एनर्जी, ये ग्रो करेंगे। ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जो अभी तक चली आ रही मैन्युफैक्चरिंग, या पॉलिटिकल डिपेंडेंसी वाले सेक्टर में दिक्कत, कहीं भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है या पॉलिटिकल डिपेंडेंसी जहां पर है कि भाई वो हमारे वो है, वहां पे आपको दिक्कत नजर आए। ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है, जो पुराने समय से चली आ रही है, उसको चेंज करने की जरूरत है, उसको चेंज करने की नीड है। अनएक्सपेक्टेड अलायंसेस और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की संभावना, जितने भी अनएक्सपेक्टेड अलायंसेस होंगे उम्मीद के बाहर, और कॉर्पोरेट अपने आप को रिस्ट्रक्चर करेगा, नहीं करेगा तो बर्बाद हो जाएगा, करने की जबरदस्त जरूरत है। फाइनेंस सेक्टर को देखिए तो स्टॉक मार्केट में जो आपके स्पेकुलेटिव गेन्स अचानक होंगे और अचानक लॉस भी होगा, तो सोच समझकर पैसा लगाना आपको। क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी, फिनटेक से जुड़ी जो नई नीतियां हैं, इसमें कठोर प्रतिबंध लग जाएगा। ये नहीं चलेगा, जो फ्यूचर वाला ऑप्शन है वो बंद हो जाएगा। इसमें कोई ना कोई बहुत गवर्नमेंट के थ्रू बहुत कड़े नियम आ जाएंगे, तो ये भी बंद होने की इसकी भी पॉसिबिलिटी नजर आती है। क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी, फिनटेक से जुड़ी जो भी पॉलिसीज हैं उसमें कठोर प्रतिबंध लगाया जाएगा। पब्लिक टैक्स और सब्सिडी मॉडल्स में चेंजेस देखने को मिलेंगे। लास्ट हुआ भी, अभी और भी हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक्वेरियस जो साइन है वो आपकी सामूहिक नीतियों को दिखाता है, ग्रुप पॉलिसी, ग्रुप स्ट्रेटजी को दिखाता है। आम जनता पर इसका क्या इफेक्ट होगा? मानसिक रूप से लोग अधिक चिंतित नजर आएंगे, मेंटली प्रॉब्लम इनको रहेगी, भले वो दिखाए नहीं लेकिन वो अंदर अंदर परेशान है, विचलित हो सकते हैं, रेबेलियस हो सकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। परिवार में जनरेशन गैप और वैचारिक टकराव देखने को मिलेंगे, यानी जो थर्ड जनरेशन है वो आपस में टक्कर कर रही है। उनके समय में ये था, आज के समय में ये प्रॉब्लम नजर आएगी फैमिलीज के अंदर भी। यूथ जितना है वो अधिक फ्री होना चाहता है, स्वतंत्र सोच वाला अपनाएगा, जो कि घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लिविंग रिलेशंस काफी ग्रो करेंगे,
स्वतंत्र विचार काफी ग्रो करेगा। लेकिन जो यूथ है वो डायरेक्शन लेस होगा। ऐसा नहीं कि वो कोई स्ट्रेटजी के थ्रू काम कर रहा है, बस जो उसको समझ में आ रहा है वो कर रहा है। डायरेक्शन लेस यूथ। राहु एक्वेरियस साइन, एरी साइन एंड केतु फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस बुद्धि का, जन्म कुंडली उसके काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग बुद्धि नहीं चल पाएगी। इसलिए इनको यूथ को मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है। जिनके घर में बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, तो माँ बाप उनको समय समय पर सही रास्ता जरूर दिखाएं। अपने रिवाज, जो भी रीति रिवाज उनके घर में उनसे उनको परिचय कराएं, वरना खत्म हो जाएगा और बच्चे बिगड़ सकते हैं। आम जनता पर ये प्रभाव पड़ेगा। डिजिटल एडिक्शन, एआई का अत्यधिक उपयोग से मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। मेंटली हेल्थ लोगों की डिस्टर्ब हो जाएगी। राहु एक्वेरियस साइन मतलब शनि राहु संयोग बन रहा है, क्योंकि राहु एक्वेरियस साइन में और एक्वेरियस साइन सैटर्न का है। तो एक प्रकार से राहु चूंकि शैडो प्लेनेट है, तो शनि के इफेक्ट को अगर लेता है तो राहु और शनि का जो कंजंक्शन है वो अत्यधिक टेक ड्राइवन मेटरलिज्म में कन्वर्ट करेगा। लोग टेक्नोलॉजी केवल ऑप्ट करेंगे, नॉर्मल काम नहीं करना चाहेंगे, टेक्नोलॉजी की तरफ भागेंगे। हमारे अकल्ट साइंस के अंदर भी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के अंदर भी एआई का बड़ा रोल होने जा रहा है या हो गया है। जिनको एआई यूज करनी आती है और एस्ट्रोलॉजर अच्छे नहीं है, वो भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। और अगर आप उल्टा कर लो, अच्छे एस्ट्रोलॉजर अगर एआई यूज करेंगे तो बहुत सक्सेस होगी, क्योंकि नॉलेज उनके पास है, एआई को यूज करेंगे। लेकिन जिनके पास नॉलेज नहीं हो, केवल एआई यूज करेंगे तो ग्रोथ तो दिखेगी, बट आने वाले टाइम में डगमगा जाएंगे, उनकी मार्केट खराब हो जाएगी। तो एआई को यूज करने के साथ साथ आपको अपनी नॉलेज भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जो वो बताएगा उस पर अगर आप आंख बंद करके विश्वास करेंगे तो आपकी बात गलत हो जाएगी। राहु इल्यूजन। केतु लियो साइन में, लियो सन का साइन है, तो आप ये समझ लीजिए कि सन और केतु एक साथ है। इसके कारण से द्वंद्व स्टार्ट हो जाएगा, ईगो कोलैप्स करेगा, लीडरशिप में नुकसान होगा। तभी मैंने बोला जितने भी एडमिन के लोग हैं थोड़े सावधान हो जाए। और इनर स्पिरिचुअल अवेकिंग, अंदर स्पिरिचुअलिज्म जाएगा, वही रास्ता ही होता है लास्ट अपने आप को ठीक करने का। ये इस प्रकार की चीजें राहु केतु के ट्रांजिट में आपको देखने को मिलेंगी। ये मैंने जनरल आपको गाइडलाइन दी कि क्या होगा। अगर आप इन सेक्टर से जुड़े हैं तो आपको प्रॉफिट होगा, नहीं जुड़े तो टाइम है, चेंज कर लीजिए। इसका इफेक्ट जून से स्टार्ट हो जाएगा, जून जुलाई से। तो देखिए बाकी आने वाले टाइम में मैं बीएनएन के अकॉर्डिंग कैसे किस प्लेनेट को टच करता है केतु, उसके के लिए भी मैं आपको टिप्स दूंगा, और उससे कोई नेगेटिव इंपैक्ट है तो कैसे बचा जाए उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। केतु की सबसे बेस्ट रेमेडी होती है, राहु केतु दोनों की, मान लीजिए अपने पितृ जो आपके घर में है उनकी आप पूजा करिए, पितृ को ध्यान रखिए, जो अमावस्या आती है उसका ध्यान रखिए, स्पिरिचुअल हो जाइए थोड़ा। गोमती चक्र होता है, गोमती चक्र वो केतु का बहुत अच्छा प्रतीक माना जाता है। उसको अपनी वास्तु के अकॉर्डिंग वहां पर उसको प्लेस करिए। डायरेक्शन में बता देता हूं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से वेस्ट की तरफ जब मूव करते हैं आप, यानी वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट आ रहे तो वेस्ट से थोड़ा आगे बढ़िए, नॉर्थ वेस्ट का जो कॉर्नर आएगा उससे पहले वहां पर आप ग्लास बाउल ले लीजिए, कांच का छोटी सी कटोरी ले लीजिए, उसमें 11 गोमती चक्र अपने घर में ऐसी जगह रखिए कि आप आंखों से देख सके, न जमीन पे न छत पे, मतलब ऐसे कोई अलमीरा हो वहां पे आप ओपनली उसको रख दीजिए। ये आपके जो केतु है अगर कोई नेगेटिव इंपैक्ट लाने वाला भी होगा तो काफी कम कर देगा। ये केतु की वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी आती है। राहु के लिए बेस्ट है कि आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मोर के 5 पंख
लेकिन जो आज जो मोर के पंख आते हैं वो नीचे से टिप काट दी जाती है, नहीं टिप में उसका नुकीला पार्ट होना चाहिए। वो अपने नॉर्थ वेस्ट में मोर के पंख को लगा दीजिए, राहु को कंट्रोल कर लेगा। कैसे लगाना? टिप नीचे हो और जो उसके पंख होते हैं वो ऊपर की तरफ हो, टिप कटी नहीं होनी चाहिए, ढूंढ के लाइएगा। 5 लगा दीजिएगा, 5 मोर के पंख को आप लगा दीजिए। अपने नॉर्थ वेस्ट का जो जोन है ये आपके राहु को कंट्रोल कर लेगा और जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला वो नहीं आएगा। ये रेमेडी जरूर कर लीजिएगा, बहुत छोटी सी रेमेडी, बहुत अच्छी रेमेडी है, इफेक्टिव रेमेडी है BLN वास्तु के अकॉर्डिंग। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक सभी को जय श्री राम।